नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। आगामी चुनाव पर हुआ मंथन। नड्डा ने चुनाव की तैयारियों को लेकर टटोली पार्टी की नब्ज। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सुना पीएम मोदी की मन की बात का 104वां संस्करण। बागेश्वर उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए बना नाक का सवाल। उपचुनाव में जीत का दम भर रहे दोनों ही दल। साम दाम दंड भेद का हो रहा खेल। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से दरक रहे पहाड़। लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं का कौन है जिम्मेदार? राज्य का जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली कमजोर होना या फिर इंसान? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर बड़ा भूधसाव हुआ है। हाईवे का करीब 50 मीटर का हिस्सा टूट गया। सुरक्षा के चलते हाईवे पर आवाजाही को बंद किया गया है। चिन्याली सौर बाईपास से वाहनों को भेजा जा रहा है। साथ ही टिहरी झील का भी जल स्तर बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जल स्तर बढ़ने की वजह से भूधसाव की भी समस्या पनप रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी भूधसाव का खतरा बढ़ रहा है। प्रदेश में भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद है। इस वक्त की बड़ी खबर गंगोत्री हाईवे से है, जहां पर भूधसाव हुआ है। हाईवे का करीब 50 मीटर का हिस्सा टूट गया है और सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर आवाजाही को बंद किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने भाजपा कोर कमेटी की आयोजित बैठक में भी हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हुई। बैठक में भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक के जरिए लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की नब्ज टटोली। हरिद्वार दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 104वें संस्करण को भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद के साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा ने आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में G20 पर आधारित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनाधार बढ़ रहा है। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। विदेश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। नॉन पॉलिटिकल होता है और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। बागेश्वर उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। दोनों ही पार्टी इस चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बागेश्वर में मतदान से पहले कांग्रेस में भाजपा की सेंधमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कांग्रेस को इस सेंधमारी से फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर का उपचुनाव मतदान की तारीख करीब आने के साथ रोचक होता जा रहा है। उपचुनाव में जीत को भाजपा और कांग्रेस ने नाक का सवाल बना लिया है। उपचुनाव से पहले भाजपा की कांग्रेस में सेंधमारी थम नहीं रही। भाजपा ने अब पूर्व मंत्री सुरेश आर्य को अपने पाले मिलाकर चुनाव में मतदान से पहले बड़ा सियासी दांव चला। सुरेश आर्य से पहले भाजपा ने अपने कुनबे में कांग्रेस के पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे रंजीत दास को शामिल किया था। हालांकि सुरेश आर्य राज्य की सियासत में बड़ा चेहरा है। सुरेश आर्य की भाजपा में घर वापसी बताई जा रही है। सुरेश आर्य जी का आज घर वापसी हुई है। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, हमारी सरकार में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में आप 2 बार विधायक रहे
और आपकी धर्मपत्नी बीना आर्य जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप अपने परिवार में पुनः सम्मिलित हुए हैं और मुझे इस बात को बताते हुए और अधिक खुशी है कि आपने का चंदन रामदास जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था और आपने मुझसे कल आग्रह किया कि मैं बागेश्वर चुनाव में जाना चाहता हूं और मैंने कहा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर सम्मिलित होकर आप जाइए। ये बिना भाजपा में सम्मिलित हुए भी और वहां प्रचार के दृष्टिकोण जाने की इनकी इच्छा थी। सुरेश आर्य भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। आर्य सिंपैथी वोट को गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर माफिया पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पार्वती दास जीतेंगी और जीतने का कारण भी एक तो संपत्ति तो है ही स्वर्गीय चंदन रामदास जी के कार्यकाल के कामों को देखते हुए, और दूसरा ये है जो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस की ये है कि वो माफिया जितने हैं, चाहे खनन माफिया हों चाहे शराब माफिया हों, ये कांग्रेस वालों को उत्तराखंड में पसंद है और उन्हीं को ही टिकट देते हैं। इनके पास कोई दूसरा जरिया है नहीं। भले ही बीजेपी में कांग्रेसियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस को इस बात से जरा सा भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि जनता बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। आज जिस तरीके की हालत उत्तराखंड में विशेष रूप से, वैसे तो देश में बहुत बुरी हालत है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और लोकतंत्र की सरासर हत्या हमारे सामने साफ नजर आती है। इसी बीच में बागेश्वर का उपचुनाव आया है। हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित ही हम एक अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं और मैं से पहले भी मैंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों को लगातार दबाना और कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये सारे मुद्दे निश्चित ही बागेश्वर में पूरी तरीके से सामने आएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी के पाले में कई सालों से रही बागेश्वर सीट पर उपचुनाव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि 21 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। ऐसे में बागेश्वर के दंगल में किसका मंगल होगा, इसका फैसला 5 सितंबर को होगा। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 4th क्लास के 2300 से ज्यादा पदों पर भर्ती को शासन ने मंजूर कर दिया है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी के मुताबिक जल्द ही 4th क्लास के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि स्कूल के नजदीक के ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना पहली प्राथमिकता है। देखिए, उसमें हमने कुछ शर्तें पहले से ही तय किया था। जो 4th क्लास की नियुक्तियां होनी है कि सबसे पहले जहां पर विद्यालय स्थित है उसी गांव के जो बेरोजगार युवक हैं और जो इच्छुक होंगे उनको हम लोग रखेंगे। अगर उस गांव में नहीं मिलते हैं तो न्याय पंचायत के लेवल पर देखेंगे। न्याय पंचायत में नहीं मिलते हैं तो ब्लॉक स्तर पर देख करके और फिर उनका चयन किया जाएगा। रुड़की के सिविल अस्पताल में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सिविल अस्पताल में सुविधाओं को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। सीएमएस ने बताया कि अस्पताल में बिजली की लाइन का नवीनीकरण, पोस्टमार्टम हाउस अपग्रेड करने के साथ ही ट्रॉमा सेंटर की सहूलियत को बढ़ाना है। साथ ही जांच की जो मशीनें हैं उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। करने जाने कल हमारे यहाँ कल शाम को 3:30 बजे हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारा जो वार्षिक बजट होता है के साल लेगा वो हम और जो प्रस्ताव होते हैं वो हम लोगों के द्वारा मीटिंग के माध्यम से पास कराए गए हैं। इसके अध्यक्ष हम डीएम हरिद्वार वो आए थे और विधायक प्रतिनिधि और टीओ साहब, सीएमओ साहब सभी लोगों ने आकर यहाँ पर शिरकत की थी और चिकित्सालय का मुआयना करने के उपरांत उन्होंने जो कमियाँ थी या जैसे हम लोग उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।
हल्द्वानी में जाम का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है, लिहाजा पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि शहर में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा, जिससे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद प्रशासन की टीम के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सुगम यातायात और जाम से मुक्ति के लिए ड्रोन मैपिंग कर रही है। ट्रैफिक पुलिस नैनीताल समय समय पर अपने जो डिसीजंस हैं, जो नई योजनाएं हैं, उनको रिव्यू करते रहती है। इसी क्रम में आगे ये डिसाइड किया गया है कि जहां पे भी जाम वाले हैं, कंजेशन वाले पॉइंट हैं, जहां पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन सभी की एक ड्रोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा ली जाए और उसके बाद एरियल व्यू से ये पता किया जाए कि कौन से एरियाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सिस्टमेटिकली उनको हम टेकअप करेंगे। उन जगहों पे स्मूथ ट्रैफिक बनाने के लिए जो भी यथासंभव उपाय किए जा सकते हैं उनको करेंगे। राजधानी देहरादून में झूल रहे केबल के तारों के जाल को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम ने सभी केबल और इंटरनेट सेवा देने वाले ऑपरेटरों के साथ बैठक की, जिसमें उनको चेतावनी दी गई कि अगर झूलते केबल के जाल ठीक नहीं किए जाते तो निगम की टीम खुद केबल कनेक्शन काटकर हटा देगी। जो यूपीसीएल के पोल्स हैं और कुछ हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं, उस पे लंबे समय से अव्यवस्थित तारें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने, ऑपरेटर्स ने, केबल ऑपरेटर्स ने ये सब अपनी डाली हुई हैं। इसमें काफ़ी सारी तारें डिफंक्ट भी हैं और एक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की 2 पोल्स के बीच में मल्टीपल तारें भी पड़ी हुई हैं, जिससे एक तो काफ़ी स्थिति जो है ख़राब भी दिखती है और अनएस्थेटिक एक लुक पूरा बनता है, जो कि देखने में बिल्कुल ठीक नहीं लगता और एक्सीडेंट का भी एक स्थिति जो है बनती है। इसके संबंध में सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको और केबल ऑपरेटर्स को भी एक बैठक करके निर्देश दिए गए हैं कि इस सभी तारों को वो सुव्यवस्थित तरीके से डाला जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी से करोड़ रुपए की जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले देहरादून के नामी वकील कमल विरमानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन और 1.25 एकड़ जमीन पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जल्द ही कई और गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। 5 मामले हैं, 5 मामले में से जो है 4 मामले में तो कार्रवाई हो चुकी थी और 6ठा मामले में कार्रवाई, 5वां मामले में कार्रवाई चल रही थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन मामलों में जो कमी पेशी होती थी उनका जो है बाकायदा पेपर्स में जो कमियां हैं उसको बहुत ही मतलब सातिराना तरीके से इन पेपर्स को रिप्लेस करके और उसको ड्राफ्ट करके और उसको पूरी एक तैयारी की हालत में फाइल को पुनः रजिस्ट्रार ऑफिस में या कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था और पूरा मैटर जो पेपर्स का था वो बनाना, उसको और हुबहू उसी ढंग से बनाना, उसमें पूरी कार्रवाई करके उसको रेडी पोजीशन में रख देना और तब एक क्लेम करना कि साहब हमारी फाइल आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में या कलेक्ट्रेट में पड़ा हुआ है और किन्हीं कारणों से इसका नहीं हो पाया है, इसको फर्दर उसमें परस्यू करके उसको फर्दर उसमें रजिस्ट्री और मेडिसिन की कार्रवाई करने के लिए इसमें फिर। हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चाहे फिर वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में इस मॉनसून सीजन में कई बड़े भूस्खलन हुए हैं। दोनों ही पहाड़ी राज्य जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली काफी कमजोर और संवेदनशील माने जाते हैं। इन बड़े भूस्खलन के पीछे बड़ी वजह कोई एक नहीं बल्कि 4 बताई जा रही है। ये वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिमालय क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्होंने न सिर्फ पर्यावरणविदों बल्कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ताजा उदाहरण हिमाचल में हुए भूस्खलन और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हुए लैंडस्लाइड इस बात के सबूत है कि हिमालय में मानवीय गतिविधियों के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहे भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट फैक्टर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मानव गतिविधियां जैसे कि कंस्ट्रक्शन और अन्य तरह के निर्माण है। साथ ही एक ही स्थान पर लगातार बारिश भी एक खास वजह हो सकती है। ये चीज जो एज ए होल अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, आपका उत्तराखंड में हो रहा है, इसका मेन वजह यही है क्या, फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स,
सेकेंड, आई विल ऑल्सो एड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, थर्ड जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट डे में जो एक्सेसिव रेनफॉल, जो एक्सेसिव इवेंट हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट, एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव स्नोफॉल, ये भी उसी जगह को थोड़ा कमजोर कर रहा है। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑल्सो प्लेइंग रोल फॉर दिस, वो है जो नेचुरल एक्टिविटी, बिकॉज ये लोग सब टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में है, सेस्मिक जोन 4-5 में है, तो इंटरनली इवन इफ बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नहीं भी आए, छोटे छोटे मैग्नीट्यूड आते रहता है, वो भी जो सरफेस का रॉक है उस रॉक को थोड़ा कमजोर करते हैं। वो कमजोर का वजह से, हेवी रेन का वजह से वहां पर हमारा आजकल लैंडस्लाइड उत्तराखंड में भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि जहां पर भी भूस्खलन हो रहा है वहां की मिट्टी का टेस्ट करवाया जाएगा। जितने भी इस बार इस मानसून में प्रदेश में लैंडस्लाइड या भूधसाव हुए हैं उसका बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसका एक एनालिसिस करेंगे कि ये लैंडस्लाइड और भूधसाव के कारण क्या रहे, क्या टो इरोजन है या रोड के किनारे भूधसाव हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है या फिर सुओ मोटो अपने आप ही कई जगह ऐसे हो गए हैं। इस बार तो ये भी देखा हमने कि कई ट्रांसमिशन लाइनें, बड़ी बड़ी जो टावर हैं वो भी डैमेज हुए हैं। उसका भी ये किया जा रहा है कि क्या कारण रहा। इसके अलावा जो भी डैमेजेस हो रहे हैं उसका रियल टाइम असेसमेंट किया जा रहा है, कितना डैमेज हुआ है। ये टेंटेटिव है, इसका हम एक डिटेल करके संबंधित या तो हम एमएचए को, डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प के लिए भेजेंगे, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस में जो नहीं आ रही है, जो गाइडलाइंस से नहीं उसका खर्च किया जा सकता है, उसके लिए एडिशनल हेल्प के लिए हम भारत सरकार को लिखेंगे। जिस तरह से अब उत्तराखंड में आपदा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, उस हिसाब से न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिकों को भी मंथन करना होगा कि बदलते दौर में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न की जाए, ताकि आपदाओं के प्रकोप से बचा जा सके। अवतार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अब सख्ती से लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अब इन 3 महीने में सरकार को न सिर्फ लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है, बल्कि तब तक लोकायुक्त कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी बैलेंस बनाना है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिया 3 महीने का वक्त। कर्मचारियों के वेतन पर भी मंडराया संकट, धामी सरकार कैसे दूर करेगी कर्मियों की टेंशन। उत्तराखंड में लंबे समय से खाली पड़े लोकायुक्त के पद पर तैनाती को लेकर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है। लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिर्फ 3 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए। इस दौरान लोकायुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके एवज में राज्य सरकार उन कर्मचारियों से दूसरे विभागों में काम कराकर उन्हें वेतन दे सकती है। आपको बता दें कि लोकायुक्त कार्यालय में इस वक्त 27 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 रेरा में कार्यरत है और 17 कर्मचारी लोकायुक्त कार्यालय में नियुक्त है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन को रोकने की बात कही गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया है, वो अपना कार्य कर रही है, मगर अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, कोई अधूरा नहीं है। आखिर लोकायुक्त के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में सब प्रकार चीजें स्पष्ट हुई हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं चाहते। वहीं उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर हमेशा ही सियासी दल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। कांग्रेस की माने तो भाजपा सरकार अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कभी भी लोकायुक्त नियुक्त करना नहीं चाहती है।
भेड़ियों की पहचान होगी जो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं और पिछले 23 सालों में उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। उसका कारण यही है कि कुछ मठाधीश जो हैं वो भू माफियाओं, खनन माफियाओं और शराब माफियाओं को यहाँ पर संरक्षण देते हैं और आम जनता की और विकास की कोई सुध नहीं लेते। तो ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। लोकायुक्त के आ जाने से फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कम हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है कि लोकायुक्त न होने की वजह से भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण जल्द नहीं हो पाता। यही वजह है कि लोकायुक्त की मांग हमेशा उठती रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर आखिर क्या फैसला लेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल के साथ सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। आगामी चुनाव पर हुआ मंथन। नड्डा ने चुनाव की तैयारियों को लेकर टटोली पार्टी की नब्ज। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सुना पीएम मोदी की मन की बात का 104वां संस्करण। बागेश्वर उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए बना नाक का सवाल। उपचुनाव में जीत का दम भर रहे दोनों ही दल। साम दाम दंड भेद का हो रहा खेल। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से दरक रहे पहाड़। लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं का कौन है जिम्मेदार? राज्य का जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली कमजोर होना या फिर इंसान?